और इनका बाल बांका नहीं होता था। ये तो आपको याद होगा। ये आज के प्रतापी नहीं है, ये उस समय भी प्रतापी थे जब आपकी पार्टी की सरकार थी। मैं उस सरकार की बात नहीं कर रहा, इसमें आप मंत्री थे और जब ठाकुरवाद के आरोप लगते थे। नहीं, वहां तक भी नहीं जाऊं, मुझे कहना था, मैंने कह दिया, है ना। हाँ। तो सूर्य प्रताप जी आज के प्रतापी नहीं। अब बात आज के ये इश्यू क्यों लिया हमने, इस पर बात कर ले। कानून कहता है कि अगर आपने गलती की, ये डीओपीटी के नियम को छोड़ दीजिए, ये नैसर्गिक न्याय है, ये सामान्य व्यवस्था है न्याय की, जो दुनिया भर में एप्लीकेबल है, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो। आप बिना बताए गायब रहे तो आएंगे तो कोई आपको नोटिस तो दिया जाएगा, उसका जवाब मांगा जाएगा। न नोटिस दिया न जवाब आया, सरकार कैसे चलेगी इसे? ये तो घर में भी होता है भाई। लड़का बोल के गया 7 बजे आ जाएंगे और 9 बजे आएगा, तो माता पिता पूछेंगे ना भाई कहां रहे थे। कोई कहता है श्री श्री रविशंकर जी के कम्यून में शामिल हो गए थे, वहां से अध्यात्म की प्रेरणा ले रहे थे। कोई कह रहा कि नहीं, श्री श्री रविशंकर के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी कारण रहे हो। आज इनके पास कितने पद हैं? 2 पद तो अतुल ने गिनाए। उसके बाद उद्योग बंधु भी इन्हीं के पास है, पिकेट भी इन्हीं के पास है, यूपीएसआईडीसीबी के भी मालिक यही है। कुछ बचा क्या? और अगर सरल भाषा में कहूं अपने गाजीपुर से गाजियाबाद तक के दर्शकों के लिए, तो वो अवस्थापना वगैरह समझ नहीं पाएंगे। औद्योगिक विकास, अवस्थापना, इतने भारी भरकम शब्द। सरल भाषा में कहूं तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी कामधेनु जिसके अधीन आती है, ये उस विभाग के मालिक मुख्तार बनाए गए हैं। इस सरल भाषा में जो समझ में आ जाएगी गाजीपुर से गाजियाबाद तक आदमी को, ये उस विभाग के मुखिया बनाए गए हैं जिसके अधीन नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी कामधेनु है। बलिया में क्या रखा भाई बताइए? गोली चल रही वहां तो। गाजीपुर में क्या रखा? सूखा पड़ रहा। जो कुछ है वो तो यही है ना, सेंट्रलाइज्ड मलाई तो यही है। इनको पद दे दिया गया। अटकल लगी राजधानी के सियासी हलकों में। शिव प्रताप जी के पास भी बात आई होगी कि शायद जब ये वापस आ रहे थे तो अटकल हुई कि ये मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव बनाए जाएंगे। वो मामला लीक हो गया तो मीडिया में उछल गया तो वो पोस्टिंग रह गई। तब इनको कहा गया कि भाई ठीक है, आगे पीछे देखेंगे, लेकिन अभी तत्काल के लिए आपको एक सम्मानित जगह दे देते। क्या ऐसा उपकार, क्या ऐसा फेवर, क्या ऐसा स्नेह और दुलार इस सरकार ने किसी दूसरे अधिकारी के लिए दिखाया? क्यों नहीं दिखाया? फिर दुर्गा शक्ति नागपाल के एक नौजवान लड़की का क्या दोष था? अगर 9 साल गायब रहने वाले आदमी को आपने बुला के उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण कुर्सी सौंप दी, आज आप बिड करा लीजिए, आज अधिकारियों में रेफरेंडम करा लीजिए कि प्रमुख सचिव बनना चाहते हो, जावेद उस्मानी की कुर्सी चाहते हो या सूर्य प्रताप की, तो लोग कहेंगे सूर्य प्रताप वाली कुर्सी चाहता हूं। करा लीजिए रेफरेंडम। गलत कहूं तो बताइएगा मुझे। शिव प्रताप जी गलत तो नहीं कह रहा। चीफ सेक्रेटरी की कुर्सी में कुछ नहीं है सिवाय कांटों के और डांट खाने के। कहीं कुछ हो जाए बवाल, चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार। और ये ऐसे अभयारण्य है जहां चाहे जितना घूमिए, चाहे जितना बिचरिए चरिए, सब उन्मुक्त है। वो विभाग आपने इनको दे दिया। कानून कहां है, व्यवस्था कहां है, मर्यादा कहां है, ये सवाल नहीं उठेगा क्या? मेरा इससे कोई विरोध नहीं, इनका नाम सूर्य प्रताप है या इनका नाम कोई दूसरा होता, तब भी मैं यही सवाल उठाता। 9 वर्ष तक जो आदमी लापता रहा, मनोहर श्याम जोशी की एक किताब थी लापतागंज, जिस पर बाद में एक सीरियल बना बड़ा लोकप्रिय। ये लापतागंज में रहे और फिर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला के अवतार में अवतरित हुए लखनऊ की धराधाम पर, और आते ही उत्तर प्रदेश सरकार के नगीने हो गए। बाकी अधिकारियों में क्या मैसेज जाएगा? डिमोरलाइज होगा अधिकारी कि नहीं होगा? एक संदेश जाता है कि जो चाहे जो कुछ करे सबको छूट है। ये संदेश महत्वपूर्ण है। सूर्य प्रताप आते जाते रहेंगे, लेकिन ये संदेश गया कि उत्तर प्रदेश में सरकार ऐसी है कि इसके रिजीम में जो अधिकारी चाहे जो करे, ये भाव नहीं जाना चाहिए। ये भाव शासन के इकबाल को दूषित करता है, धूल दूषित। तो पांडे साहब, अब मैंने जहां तक मेरी जानकारी जो है वो ये है कि कुछ एक जो समाज सेवी हैं, कुछ एक जिनको PIL दाखिल करने की बीमारी है, कुछ एक लोग हैं
जिनको पीआईएल दाखिल करने की गंभीर बीमारी है, गंभीर, कि अगर पीआईएल दाखिल ना करें तो उस दिन की रोटी ना खावे। तो ऐसे गंभीर बीमारी से जो ग्रसित लोग हैं, आपके लखनऊ के और अवध क्षेत्र के दूसरे लोग, वो इस पूरे मसाइल पर पीआईएल दाखिल करने के भी पक्ष में है, विचार विमर्श कर रहे हैं। क्या हो सकती है कार्रवाई पांडे साहब? देखिए, पीआईएल में तो एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि सर्विस मैटर जहां आ जाता है, हाँ, उसमें पीआईएल नहीं इंटरटेन होते। नागपाल वाले मामले में आप देखा, हाँ, कि वो चाहते, ये कोर्ट चाहती तो 1 मिनट में उसको सर्विस पीआईएल दाखिल हुआ था और चाहती कोर्ट तो 1 मिनट में उसको स्टे कर देती। हाँ, लेकिन चूंकि सर्विस मैटर था इसलिए वो कोर्ट ने उसमें इंटरफियर नहीं किया। नहीं, सर्विस मैटर इनके भी जो पोस्टिंग है होंगे ना। हाँ, नहीं, सर्विस मैटर के लिए भाई जो 1969 में जो कंडक्ट रूल बुक बनी थी आईएएस आईपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके लिए, ऑफिसर्स के लिए, तो ये सब लोग तो उसी से गवर्न होते हैं ना पांडे साहब। पांडे जी, हाँ, लेकिन है तो ये सर्विस मैटर, सेवा संबंधी। पांडे जी, दुर्गा नागपाल के मामले में हाई कोर्ट ने 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही। एक तो दुर्गा के कंडक्ट की जी भर के तारीफ की, जितने शब्द जजेस के कमांड में थे, एक बात सुन लीजिए। और दूसरी बात, जब वकील ने कहा कि इसको स्टे कर दीजिए, तो कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम स्टे करने के लिए नहीं चाहते। उसने कहा कि जो पीड़ित है अगर वो आया होता अदालत तो हम इस विषय पर सोचते। लेकिन चूंकि थर्ड पार्टी आई है तो मालिक और नौकर का रिश्ता है, इसमें से कोई एक पक्ष आएगा तो हम फैसला सुनाएंगे, इसलिए उसने दखल नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल वही, यही कह के कि चूंकि ये सेवा के मामले में जो पीड़ित है उसे ही आना पड़ेगा। बिल्कुल अग्निहोत्री जी सही कह रहा है, जो सेवा के संबंधी मामले हैं उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं हो सकता है, जो पीड़ित पक्ष है उसे ही आना पड़ेगा। हाँ। तो इस मामले में भी अगर ये जैसे इनका सेवा संबंधी क्यों नहीं इनसे जांच किया गया, क्यों नहीं इनको सस्पेंड किया गया, 4 साल तक कहाँ थे, ये जो अगर इससे कोई पीड़ित है तो आ सकता है कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये इनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये सेवा में कैसे बन सकते हैं, जबकि ये पलायित थे, भागे हुए थे, एक तरह से कहा जाएगा स्कॉलर थे। तो ये इसमें, लेकिन उस हर चीज की थोड़ी संभावना पीआईएल में होती है। पीआईएल में इसलिए इसमें संभावना बन सकती है कि ये बाहर सेवा में थे, बिना यह जांचे हुए कि इन्हें कोई कहाँ थे और कैसे थे, अगर किसी पब्लिक पोजीशन पे इनको रखा जाता है, हाँ, तो ये रखना जो है ये रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ये रूल जो नियम है, नियमावली है देश की, प्रदेश की, कानून की जो नियमावली है, हर आदमी रूल ऑफ लॉ सबसे महत्वपूर्ण होता है। हाँ, हाँ। तो रूल ऑफ लॉ का यह टोटल वायलेशन है, पहले डिसरिगार्ड कहिए, टोटल उसकी उपेक्षा की गई है। हाँ। तो अगर रूल ऑफ लॉ के आधार पर कोई जाता है कि साहब यहाँ प्रदेश में तो कोई रूल ऑफ है नहीं, हाँ, इसे मनोबल तमाम अधिकारियों को गिरेगा कि जो आदमी एब्सकॉन्डर है, जो आदमी प्रदेश से बाहर भगा हुआ है, उसको आप बुला के तुरंत पद दे जा रहे हैं, और जो लोग यहाँ मुश्किल से यहाँ खप रहे हैं, ईमानदारी और सच्चाई का काम कर रहे हैं। एक बात और जोड़ूंगा, आप बताइएगा सही है गलत, मैं विद्यार्थी तो हूं नहीं लॉ का, लेकिन मेरी सामान्य बुद्धि ये कहती है कि अगर जो पीआईएल दायर करने की सोच रहा हो, ये सोचे, वो इस बिंदु को भी दिमाग में रखे। अगर केवल एक बिंदु पर पीआईएल दायर हो तो मेरी बुद्धि कहती है पीआईएल एक्सेप्ट होगी, कोर्ट उसका संज्ञान लेगा। वह बिंदु ये होगा कि इन 5 वर्षों के या 4 वर्षों के घनघोर अज्ञातवास, 9 वर्ष का टोटल अज्ञातवास, उसमें 4 वर्ष का 5 वर्ष का घनघोर अज्ञातवास, इस घनघोर अज्ञातवास काल में ये किन लोगों के संपर्क में रहे, किनके लिए काम करते थे, कौन इनके लिए काम करता था, इनकी आजीविका क्या कैसे चलती थी, इन तथ्यों को बिना प्रमाणित किए सरकार ने इनको महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिया। ये सुरक्षा के लिए संकट का विषय है, ये शासन की शुचिता और मर्यादा के लिए संकट का विषय है। मुझे लगता है ये भी अपने में एक वैलिड पॉइंट बनता है। नहीं, सुरक्षा और ये तो बड़ा वेग है, लेकिन ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट बनता है कि जो कानून रूल ऑफ लॉ है, जो रूल कहता है कि इस हिसाब से प्रदेश को चलना चाहिए, देश को चलना चाहिए, जो नियम कहता है कि ऐसे चलना चाहिए, उस नियमों का घोर उल्लंघन है इस मामले में। और चूंकि घोर उल्लंघन है इसलिए कोर्ट ऐसे मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, क्योंकि न्यायालयों की ड्यूटी है, खास करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, कि वो रूल ऑफ लॉ कानून को इन्फोर्स करे। उनका उन्होंने शपथ लिया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ को इन्फोर्स करना है। तो जहां भी अगर कानून का उल्लंघन हो रहा है, चाहे जैसे भी हो, जिस रूप से हो, कौन उसमें शामिल है, हर मामले में न्यायालय हस्तक्षेप करता है। और उस लिहाज से अगर पीआईएल दाखिल हो तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से कोर्ट इसको इंटरफेयर करेगा। बाकी अगर केवल उनके खिलाफ एक्शन की बात है। जी प्लीज कंप्लीट कीजिए अपनी बात को।
नहीं, लेकिन केवल अगर सेवा संबंधी के साथ इनके खिलाफ इनको इंक्वायरी किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको ये पद न दिया जाए, तो वहां थोड़ा पीआईएल के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। ठीक है, लेकिन वो थोड़ी वहां मुश्किल होगी। ठीक है। कल और आज पिछले 3 दिनों से हमारे साथ हमारे कुछ एक मित्र जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं, हमारे कुछ एक मित्र जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में, लखनऊ बेंच में और इलाहाबाद में प्रैक्टिस करते हैं, जिनसे हमारी कम से कम 4-5 लोग ऐसे हैं जिनसे हमारी बातचीत हुई, जो पीआईएल के मुद्दे पर विचार कर रहे हैं। उन सब के लिए एक अच्छी खबर जरूर है कि आप इन बिंदुओं को जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन बिंदुओं पर आगे चल के आप पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। शुक्ला जी, फाइनल कमेंट प्लीज। फाइनल कमेंट यही हो सकता है कि मुझे लगता है कि राज्य सरकार को अपने फैसले पर एक बार विचार करना चाहिए और ये उनके 4 साल के अज्ञातवास पर पहले स्पष्टीकरण ले लेना चाहिए। हाँ। उसके बाद अगर उनको लगता है कि बहुत अधिक उनकी विद्वता है तो उस विद्वता के अनुसार उनको पद देना चाहिए। आज जो उन्होंने दिया है वो साफ कर दिया है कि सरकार कहीं न कहीं कटघरे में है, उसको कटघरे से बाहर अपने को सिद्ध करने के लिए काम करना चाहिए। चलिए, एक बात मैं और बता दूं कि हमारे साथ जंतु उद्यान विभाग के राज्य मंत्री एसपी यादव साहब आने वाले थे। उन्होंने बाकायदा स्वीकृति दी थी कि हम आपके इस लाइव कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है कि आज भी सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस बड़ी बहस में पार्टिसिपेट करने के लिए अवेलेबल नहीं है। ये समाजवाद का शायद एक और नया उजला उभरता हुआ चेहरा है। अखिलेश जी, आप देख लीजिए, आप कहते हैं कि पत्रकारों के लिए हमारे दिल में बड़ा सम्मान है, आपके दिल में होगा, बाकी लोगों के दिल में जो सम्मान है वो मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि आप टाइम देते हैं, हम टाइम लेते हैं। अतिथि देवो भव की हम परंपरा का निर्वहन करने के लिए करबद्ध खड़े रहते हैं, लेकिन आप आते नहीं। हम यानी जनता, हम यानी 20 से 22 करोड़ हमारे दर्शक जिनके हम प्रवक्ता हैं। आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार जो जनता के द्वारा बनती चुनी जाती है, अखिलेश जी, आपकी सरकार के, आपकी पार्टी के कतिपय तथाकथित स्वयंभू प्रवक्ता जनता के प्रवक्ताओं के सामने आने से पता नहीं क्यों झिझकते हैं, क्यों डरते हैं। ये किस तरह का समाजवाद है माननीय अखिलेश जी, माननीय मुलायम सिंह जी, ये आप लोगों को तय करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी खबरों पर बड़े बड़े एसएमएस भेजने वाले और दिन में 4 बार फोन करके हमारी जान खा जाने वाले नेता कि भैया इस खबर को ऐसे चलाना, भैया हमारा नाम ना बताना, भैया ये एंगल देना, वो नेता इतने बड़े खबर पर कहां है? एसपी यादव साहब, मैं निंदा करना चाहता हूं आपकी कि समाचार प्लस पर आपने आने की स्वीकृति दी, लेकिन आप इतने गंभीर मुद्दे पर अपनी गंभीरता को खुद आपने तरल कर दिया, विरल कर दिया। यह समझना पड़ेगा। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, जो मैंने पहले बात उठाई थी सीबी पांडे जी ने कहा कि वेग बात हो जाएगी, मुझे लगता है वो वेग बात नहीं है। जब आप महत्वपूर्ण सरकारी पद पर बैठते हैं तो आप तमाम तरह की गोपनीय सूचनाओं से रूबरू होते हैं। उससे उन गोपनीय सूचनाओं तक आपकी एक्सेस दी जाए, उससे पहले आपकी चरित्र कैसा है ये तो जांचा जाएगा ना। आप 5 साल 4 साल सरकार के रडार से दूर रहे, इसलिए जब आप दोबारा आएंगे तो एक आंख दिखावटी ही सही, आई वॉश ही सही, एक अग्नि परीक्षा का कुछ तो रूप होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल फरारी काटी और उसके बाद आके फिर कलेक्टर हो गए बदायूं में? ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी कानून के तहत नहीं हो सकता, किसी रूल बुक की तरह के तहत नहीं हो सकता कि 5 साल कलेक्टर गायब हो गया और फिर आया और फरुखाबाद में कलेक्टर हो गया। 5 साल उसने क्या किया, कहां रहा, किसके साथ रहा, किससे नेक्सस था, नहीं था, भला रहा, बुरा रहा, जो भी रहा, मैं कोई निर्णय नहीं करता, जजमेंटल नहीं हो रहा, लेकिन ये पता तो होना चाहिए 5 साल आपने क्या किया। कैसे चार्ज मिल जाएगा किसी भी पद का? चुंगी का ही चार्ज कैसे मिल जाएगा? ये तो बड़े पद हैं, छोटे ही पद हो, कैसे मिल जाएगा? कोई दरोगा लापता हो जाए 5 साल और उसको थाना दे देंगे आप बुला के, वो पता लगता है 4 साल केवल अपराधियों से नेटवर्किंग करके आया हो। उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी पड़ताल होनी चाहिए, और अगर ऐसा सरकारें करने से चूके तो उनमें फिर अदालत को दखल देना चाहिए। सरकार के लिए ज्यादा पारदर्शी चीज होती, वह जनता के सामने, देश के सामने, प्रदेश के सामने एक जस्टिफिकेशन तो रखती। ये तो बताती कि भाई ये 5 साल बाद, 4 साल बाद, 9 साल बाद प्रकट हुए तो हमने इनसे ये पूछा और उसके एवज में इन्होंने ये बताया।
उसके बाद भी आपके पास अधिकार था यह देने के लिए। जो आप इनको देना तय कर लिए थे वो देने का हक आपको था, आप फिर दे देते। लेकिन एक रस्म तो निभाते कम से कम, मुंह पुछाई सही, मर्यादा की मुंह पुछाई कर लेते, कानून की मुंह पुछाई ही कर लेते। छोड़िए रूल बुक, ये सामान्य आदमी को समझ आता है। 4 साल 5 साल बाद आदमी लौट के घर आए तो भी आदमी पता करता है कि भाई पता करो कहां रहा, क्या करता रहा ये आदमी। ये सामान्य शिष्टाचार, सामान्य व्यवस्था है देश की, समाज की, और उसका उल्लंघन हो गया। फिर इतना महत्वपूर्ण पद जब आपने दे दिया तो ये मुद्दा जेरे बहस बना, अन्यथा ये मुद्दा जेरे बहस भी नहीं होता। आप प्रतीक्षा सूची में डाल सकते थे। कुछ दिन इनको लगता कि इन्होंने गलती की। सूर्य प्रताप जैसे लोग तो ये सोचेंगे कि सरकार तो पलक पावड़े बिछाए बैठी थी, मैं 2-4 साल बाद और भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों नहीं ये प्रतीक्षा सूची में रहते। बाकी अधिकारियों में संदेश जाता कि ऐसे घूमोगे, गायब हो जाओगे, एब्सकॉन्डर हो जाओगे तो सरकार क्षमा नहीं करेगी। लगता कोई ऐसा लड़का चल सकता है स्कूल में कि जब चाहे तो 2-2, 4-4 घंटे के लिए गायब हो जाए और जब आए तो क्लास का मॉनिटर हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा ना। 5 क्लास बंक करे और 6ठे क्लास में आ जाए और मॉनिटर हो जाए सीधे, और हेडमास्टर कहे कि नहीं आज से यही क्लास चलाएगा। ये तो नहीं हो सकता। कुछ देर तो बेंच पर उसको हाथ खड़े करके रखिए। एक संदेश जाना चाहिए लोकतंत्र में। लोकतंत्र तो लो क्लास से चलेगा, संदेशों से चलेगा, मर्यादा से चलेगा। यहां संदेश टूटा है, मर्यादा टूटी है, लो क्लास टूटी है, पारदर्शिता खत्म हुई है। इसलिए यह सवाल लेके आया हूं। जी, एक लाइन के साथ इस चर्चा को खत्म करेंगे। अखिलेश जी, आपकी सरकार के लिए है, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं आपकी इज्जत करता हूं, व्यक्तिगत तौर पर मैं आपका सम्मान करता हूं, आपकी ईमानदारी का कायल हूं कि कम से कम आपने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की कमान संभाली और खुद के दामन पर एक भी दाग अनाचार का, कदाचार का, अशासन का भी, यहां तक भ्रष्टाचार का नहीं लगने दिया। आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आपकी सरकार और जो सरकार में बैठे लोग जो आप का दामन दागदार करना चाहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक लाइन कहना चाहता हूं कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, और दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया। अखिलेश जी, ये समझना पड़ेगा, ये जो ऐसी कोशिशें हैं ना, ये आपका दामन दागदार करती हैं। जितने भी मामले हों, कुछ भी हो, बार बार आपके फैसले रोल बैक होते हैं, फेस आपका लॉस होता है। ये मुश्किल है, ये समझना पड़ेगा अखिलेश जी, ये दिक्कत की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का अमिताभ जी, आप बने रहेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार बात उत्तराखंड की होगी।